अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान ने कहा है कि कुछ लोग करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो तब्दीली नहीं आने देते। ईवीएम के इस्तेमाल का फ़ैसला ऐसा ही है जैसे क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर हम लाए थे। और फजल रहमान साहब ने इस पर कहा है कि इंतखाबी निज़ाम को कंट्रोल किया जा रहा है, ज़बरदस्ती का निज़ाम कबूल नहीं करेंगे। जिस किरदार ने 2018 के इलेक्शन कराए, उसी किरदार ने 17 नवंबर को तरमीम भी कराई हैं। अपोजिशन इस मानने को तैयार नहीं है, खासतौर पर ईवीएम के हवाले से, कलभूषण के हवाले से उन्होंने मुस्तरद किया है। अपोजिशन ने कहा है कि कलभूषण को एनआरओ दे दिया गया है और इतना अहम ये सेशन था और इसमें जानबूझकर ये बिल लाए हैं। अब होगा क्या, इस पर हम बात करेंगे कि जनाब ईवीएम का इस्तेमाल क्या नागुज़ीर है, ये इतने ज़ोर क्यों दिया गया पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में और इतना ज़्यादा हवा बनाया गया इसको। हालांकि अपोजिशन तैयार नहीं है, इलेक्शन कमीशन के 37 एतराज़ात इस पर मौजूद हैं, उसके बावजूद भी हुकूमत बज़िद थी कि अगले इंतखाबात ईवीएम पर कराए जाएंगे। इस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा कि जी मैं आज से ही अगले इलेक्शन को मुस्तरद करता हूँ। आखिर वजूहात क्या हैं, क्योंकि अगर फजल रहमान साहब की बात करें कि जी इंतखाबी निज़ाम को कंट्रोल किया जा रहा है तो फिर बात बहुत दूर तक जाती है। क्या यही बात है या कुछ और भी इश्यूज़ हैं इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर जमील अहमद खान साबिक एम्बेसडर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा शाहिना शेर अली साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MP हैं सिंध असम्बली की। राना अब्दुल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, इनका मेंबर है पंजाब असम्बली। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब नौजवान तहरीक नौजवान पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, ईवीएम खासतौर पर और कलभूषण कि दो मामलात ऐसे हैं जिस पर अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा बातें की हैं। खासतौर पर कलभूषण को कहा एनआरओ दे दिया और ईवीएम के इस्तेमाल का जो फैसला किया गया इस पर भी अपोजिशन का ये कहना है कि ये इंतखाबी निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया गया है। डॉक्टर साहब आप किस तरह देखते हैं इन दोनों चीज़ों को? जी, पहले कुलभूषण की बात कर लेते हैं। जी। कुलभूषण यादव हमारे मरवजा कानून के मुताबिक हमारा जो MPML है उसके तहत उसका कोर्ट मार्शल जनरल हुआ था। फिर कोर्ट मार्शल जनरल उसको ज़ाहिर है सजाए मौत आई थी, उसमें उसको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को अपील भी की। उन्होंने वो सजा को इंडोर्स किया और उसके बाद मर्सी पिटिशन भी की। ये तो सारी हिस्ट्री हो गई। अब रहा सवाल कि जब इंडिया गया ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो उसकी प्रे क्या थी? इंडिया ने क्या कहा? इंडिया ने कहा कि जी इसको आजाद कर दिया जाए, इसको गलत पकड़ा है वगैरह वगैरह। ICJ ने कहा कि नहीं, ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। जो उन्होंने दूसरी बात उठाई थी वियना कन्वेंशन के बारे में कि वियना कन्वेंशन के तहत भी इसको एक्सेस नहीं मिली, उसको काउंसलर एक्सेस नहीं मिली, तो वो एक 1963 का है और 77 में भी एक एडिशनल प्रोटोकॉल था जो साइन किया हुआ इंडिया ने भी, हमने उसमें कुछ थोड़ी बहुत लफ्जिशें रह गई थी जिसकी वजह से फिर बात आ गई कि जब तक ये मामला आपको दुरुस्त ना हो जाए, जब तक उसका केस का रिव्यू ना हो जाए दोबारा, तो वो उस वक्त तक आप इसको स्टे कर दें, यानी कि फांसी नहीं दें इसको, चाहे अपील रिजेक्ट क्यों ना हो जाए, मर्सी पिटिशन। तो उसके बाद फिर एक आ जाती है कानूनी ग्लिच इंटरनेशनल कानून में। अगर हम ना करते तो क्या होता, इस पर भी मैं बता दूंगा कि यूनाइटेड नेशन चार्टर इस पे क्या कहता है और इंडिया कहां तक जा सकता था। लेकिन पहली बात तो यह है कि ICJ ने क्या कहा। ICJ ने कहा कि इसको दोबारा रिव्यू किया जाए, जो मरवजा कानून पाकिस्तान में है, अगर नहीं है तो उसकी लेजिस्लेशन की जाए, जो कि कल हुई। तो अगर नहीं है तो वो की जाए, क्योंकि हमारे मरवजा कानून में जब ये प्रोसीडिंग्स फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की हो जाती है तो उसके बाद सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रह जाते हैं मर्सी पिटिशन के लिए। तो क्योंकि उसमें ये प्रोविजन नहीं थी कि इसको रिकंसिडरेशन किया जाए या रिव्यू किया जाए, तो उस सिलसिले में कल जो एजेंडा में बिल पेश किया गया पैरा 7 पर फरूख नसीम ने पेश किया, उसमें यही प्रे की कि जी इसमें अमेंड किया जाए, जो हमारा कानून है, हमारा उसके मुताबिक हम उसको रिव्यू कर सकें। तो उस लिहाज से जुरिस्डिक्शन बन जाती है रिव्यू के लिए, और उसका रिव्यू करना इसलिए जरूरी था कि वरना दोबारा इंडिया इसको सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जा सकता था, और सिक्योरिटी काउंसिल के अगर उसके आर्टिकल 34 के तहत इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती या 36 के तहत शुरू हो जाती तो थोड़ा मुश्किल हो जाता मामला, इसलिए उसकी कंप्लायंस जरूरी थी। तो उस लिहाज उस हद तक तो ये बात टेक्निकली बिल्कुल सही है। हम इसको सुओ मोटो, हम दुनिया के हम सिग्नेटरी हैं, दुनिया के मुख्तलिफ कवानीन के अक़वाम मुत्तहिदा के हम मेंबर हैं,
तो हमारे पास कोई और गुंजाइश नहीं थी। तो ये अपोजिशन किस लिहाज से वो कह रही है, मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे कि अच्छा, इस किस पर लिहाज डॉक्टर से वो कह साहब रही है ठीक कि है, ये जो एनआरओ आपने लड़की बात की ये तो तमाम चीज़ें बिल्कुल सर पूरा ज़बरदस्त किस्म का आपने बयान कर दिया। अच्छा, दूसरा सर ईवीएम का इस्तेमाल, ईवीएम के इस्तेमाल पर भी मैं आता हूँ, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ कि इस पर अब्दुल्ला हमीद गुल साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। अब्दुल्ला भाई क्या कहते हैं इस पर आपके? कलभूषण को एनआरओ दे दिया गया, अपोजिशन तो ये कह रही है, जो कि डॉक्टर साहब ने जो कुछ बात की कि दोबारा इंडिया जाहिर है इसको ले आ सकता था, खासतौर पर सिक्योरिटी काउंसिल, और फिर बात वही हो जाती कि जनाब आपके यहाँ कवानीन नहीं है, आपको चाहिए था आप बनाते, और ये कल जो कुछ भी हुआ, तो फिर इसमें सर हुकूमत सही डील कर रही है इस मामले को, या कलभूषण के हवाले से जो अपोजिशन का कहना है कि ये तो एनआरओ देने के मुतरादिफ है, आप क्या समझते हैं? हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान की जगह होता लोकसभा, क्या यही बिल जो है वो बनाती? और क्या इंडिया के जो हवाले से अगर कवानीन, और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया बड़ा अच्छे अंदाज में, सारे कवानीन और सारे जो मामलात थे और जो लॉज थे और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस थी, ये सारी बताई गई। लेकिन मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सारे कवानीन कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होते? क्या ये सिक्योरिटी काउंसिल कश्मीर के ऊपर जो है वो मामलात नहीं कर चुकी? क्या यही बिल्कुल। रेजोल्यूशन जो है वो कश्मीर के ऊपर नहीं आ चुके? क्या हिंदुस्तान जो मामलात कर रहा है वो एक कुलभूषण के मामले के ऊपर, पहले हमने अभिनंदन को जाते देखा, और कुलभूषण के ऊपर जब आर्मी चीफ ने उस वक्त के जनरल राहील शरीफ साहब ने डेथ सेंटेंस जारी कर दिया था, तो उस टाइम पे उसके ऊपर एक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाकी जितने भी डेथ सेंटेंसेस के ऊपर जिन्होंने साइन किए, वो अगले ही दिन या उसी रात को जो है वो फांसी दे दिए गए। कुलभूषण के ऊपर इतनी जो तूल थी वो क्यों इख्तियार की गई? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, क्या दुनिया के बाकी ममालिक जिनमें फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका है, बरतानिया है, रशिया है, चाइना है, क्या वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अहकामात को जूते की नोक पे भी रखते हैं? ये तमाम कवानीन जब पाकिस्तान के हवाले से आते हैं तो हमें तमाम कवानीन को हम एक अच्छे बच्चे की तरह मानना चाहते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट जो है, जब पाकिस्तान के लिए कहा जाता था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ना बनाए, तो फिर हमने बनाया ना। जब कहा जाता था कि जनाब आप जो है वो ये काम करें, ये काम ना करें, तो फिर हमने अपनी मर्जी के काम किए। ये पाकिस्तान जो है, ये क्या आपने क्या बना डाला है? यानी कि जो आएगा वो धुर बना दिया है, जो आएगा वो पाकिस्तान को अपनी हाकेगा और पाकिस्तान को चलाएगा। कुलभूषण यादव के मुतालिक किसने बताया था कि वो दहशतगर्द है? किसने बताया था कि वो उसने इतने बच्चे मारे हैं? ये जिन लोगों ने बिल पास किया है, आई एम सॉरी टू से, क्या इनके बच्चे जो है वो कुलभूषण यादव के शिकार हुए थे? क्या इनके अजीजो अकारिब हुए थे? जिन लोगों के अजीजो अकारिब जो है वो शिकार हुए थे, क्या उनसे पूछा गया? कुलभूषण यादव का जो है बकायदा एफआईआर कटी हुई है, जो कि एक सिविल केस है। सिविल केस को कैसे जो है वो हुकूमत पाकिस्तान या कोई आदमी भी पार्डन करने की सलाहियत रखता है? कभी टीटीपी के मुतालिक कह देते हैं। टीटीपी के मुतालिक पहले किसने बताया? आर वी अ बटन, बिजली का बटन है कि जिसको जब मर्जी ऑन करेंगे तो कौम जो है वो कुलभूषण यादव दहशतगर्द के नारे मारना शुरू कर देगी, और जब उसको बटन दबाएंगे तो उसके लिए हम सॉफ्ट कॉर्नर्स जो है वो डेवलप करना शुरू कर देंगे। व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान? फॉर हेवन सेक, इसको बंद कर दिया जाए। ये ये तरीका बात तो कार ठीक दुरुस्त है, ये तो अब्दुल्ला गुल साहब जो फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब, ये बात तो दुरुस्त है, क्योंकि टीटीपी या टीएलपी की हम बात करें, जिस तरह रातों रात भारत से उनके रवाबित हम कह रहे होते हैं कि जी राबते हैं, वहाँ से फंडिंग है, वहाँ से ट्वीट होते हैं, और रातों रात उनका कलदम भी ख़त्म हो गया, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। फिर सर अच्छा चलें, ये तो उन्होंने कहा जी हमारे बच्चे हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान के साथ बैकफुट पर क्यों चले जाते हैं? अच्छा ठीक है, फिर बात कर लेते हैं इसके मॉरल्स पर। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब ने सही दोस्त फरमाया कि इसके मॉरल्स और इसकी कौमी खुदी और कौमी खुददारी की बात के जुमरे में मैं समझ सका हूँ अब्दुल्ला साहब की बात को। सर ठीक है, बिल्कुल तो उस खुददारी तो लिहाज होनी चाहिए ना से सर, देखा जाए बिल्कुल। तो जी हाँ, इसमें तो किसी कोई दो राय नहीं हो सकती ना। खुददारी एक चीज़ हो गई, मॉरल्स दूसरी चीज़ हो गई, इंटरनेशनल कानून जो हैं वो तीसरी चीज़ हो गई। हमने अपनी खुददारी और खुदी को सबसे ऊपर रखना है, ये बात भी दुरुस्त है। अगर ऐसी ही बात है और बिल्कुल होनी भी चाहिए, तो हमें अपने खून में इतनी हरारत पैदा करनी चाहिए, इतनी हिद्दत पैदा करनी चाहिए कि हम कश्मीर पर भी बिल्कुल उसमें हमें क्या चीज़ रोकती है? हमारे तकरीबन 10 से ज़्यादा रेज़ोल्यूशन पास हैं, जिसमें इंटरनेशनल कानून मौजूद है, बिल्कुल सही फरमाया, इंटरनेशनल कानून मौजूद हैं। सिर्फ़ अगर हम जेनेवा एक एकॉर्ड जेनेवा कन्वेंशन जिसका आर्टिकल 49 है, उसे और
उसके अलावा अगर हम दे लें जो इसका स्टैट्यूट है वॉर क्राइम का, जिसमें कि स्टैट्यूट का आर्टिकल 8 का 2 है सब सेक्शन, जिसमें ये दिया हुआ है कि अगर ऐसी सूरत हाल जो कश्मीर में है, उस सूरत हाल में इसमें वॉर क्राइम में उन लोगों को ट्रायल किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इंटरनेशनल कानून हमारा सहारा नहीं दे रही है। तो हम में अगर इतनी खुदी है, इतनी ताकत है जो कि होनी चाहिए, और इतनी हमारे में वसाइल हैं और जराए हैं, तो हमें चढ़ाई कर देनी चाहिए। फिर क्यों रुके हुए हैं हम? नंबर 1। चढ़ाई कर नंबर देनी 2, चाहिए सर। आप तो फिर डॉक्टर साहब, आप तो देखे ना मॉरल्स की बात खुदी और भाई, आप तो जी खुददारी और हमीयत की बात आप कर रहे हैं, तो फिर आपने कहा जी अब तो चढ़ाई कर देनी चाहिए थी। मुझे तो सर एक तरफ तो मईशत कहाँ पहुंची हुई है सर, दूसरी तरफ आप जाहिर जंगें पैसे से लड़ी जाती हैं। जी, यही मैं आपके जो है ना अगले आ रहा था कि आपको मैंने कानूनी हैसियत बता दी, अब आपको खुदी और खुददारी भी बता दी। जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटीज के साथ डील करते हैं तो आपको यकीनन खुद ही देखें, वो होता है म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बात होती है कि आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या और म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्या है। किसी भी मुल्क से जब आप डील करते हैं तो आप अपने म्यूचुअल रिस्पेक्ट को भी सामने रखें, म्यूचुअल इंटरेस्ट को भी सामने रखें, और ये दोनों चीजें ज्यादा मुस्तहकम और ज्यादा पुख्ता उस ये वक्त होती डॉक्टर हैं साहब बिल्कुल सही बता रहे हैं आप भी, लेकिन ये जो बात कर रहे थे, जब आपके जी जी पैर मजबूत हों और जब आपका घर मजबूत हो, जब आपके पास खाने के लिए 4 दाने हों, तो फिर आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए। और अगर नहीं तो जरूरी नहीं है, ऐसी भी कौमें हैं जिनके पास खाने के लिए 4 दाने नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी खुदी और खुददारी को मुकम्मल रखा। आपके पास अफगान तालिबान की मिसाल है वो। तो फिर ये तो हमारी लीडरशिप पे लेकिन सर फैसला करना उनके है ना। मुल्क का जो हाल हुआ है वो भी सामने रखना चाहिए हमें, लेकिन इस तो पर फिर मेरी बात आ गई ना। इस पर मैं फिर अब्दुल्ला गुल साहब से पूछूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इस पर शाहिना शेर अली साहिबा आप क्या कहती हैं? ईवीएम के इस्तेमाल का फैसला इमरान खान साहब ने कहा जी ये तो ऐसे ही है जैसे हम न्यूट्रल अंपायर में क्रिकेट में लेकर आया था। दूसरा कुलभूषण के हवाले से अपोजिशन का जो कहना है, वो तो आप गुफ्तगू सुन भी रही हैं मेरे दोनों मौजूद मेहमानों की, वो तो कह रहे हैं जी बिल्कुल एनआरओ है ये अपोजिशन का जो कहना है। अच्छा, आप लोगों को ईवीएम पे क्या इतराज है? कुलभूषण पे तो पूरी कौम जाहिर है एक पेज पे नजर आती है मुझे, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, ये भी बड़ी फिक्र अंगेज बात की उन्होंने कि जी ठीक है खुद ही अच्छी बात है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि दाने कितने आपके पास खाने के लिए, और अगर दुनिया में कुछ 19-20 होता है, दोबारा पाबंदियां लगती हैं खुदा न खास्ता, तो फिर क्या होगा? देखिए कल जो असेंबली का ज्वाइंट सेशन था, वहाँ पे जो ज़बरदस्ती 2 ऐसी चीज़ें कौम के सामने लाके रख दी गई कि अपोजिशन तो जाहिर बात है इस मुल्क और कौम के लिए हर फोरम में जो है वो डिबेट करने के लिए और अपने मुल्क के हक के लिए लड़ने के लिए तैयार है। अब कुलभूषण के लिए जो कवानीन आप लोगों ने जिस तरह कौमी असेंबली में जो बिल की सूरत में पेश किए गए, आप मुझे बताएं क्या हमारे लोग, क्या हमारे पाकिस्तानी बाहर मुमालिक के जेलों में नहीं है? उनके लिए क्या इन लोगों ने कभी सोचा है? आफिया सिद्दीकी, वो भी एक औरत, एक जेल के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। आए दिन जो कश्मीरियों का जो के साथ जो हाल होता है ना वो खाने पीने की अशिया लेने के लिए बाहर जा सकते हैं, अजीब वहाँ का एक वो माहौल कभी भी कौमी असेंबली में कश्मीर के हवाले से कुछ आया है? जी इमरान खान साहब तो ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो कहते हैं, मैंने आपने देखा नहीं तकरीर जो मैंने की थी सलामती कौंसिल में? नहीं, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, वो अपोजिशन ने हमेशा से कहा है वो किसी और के इशारे पे चल रहा है। तो ये अच्छा, ये किसी और का जो इशारा है शाहिना, ये क्या कहेंगी कि फिर ये जो बिल लाए गए हैं ये भी किसी के इशारे पे लाए गए? तो भाई पूरा इनका जो सिस्टम है वो किसी के इशारे पे चल रहा है। ये जो इतनी भी कानून साजी कर रहे हैं ना, ये खुद से नहीं कर रहे हैं, इनको करवाई जा रही है। अब ये इंटरनेशनल दबाव है या कौन है ये? देखें जैसे एक जिद्दी बच्चे को ना उसकी काउंसलिंग की जाती है, बेटा तुझे ये काम करना है, आपको ये टास्क दिया गया है, आपको जाके अचीव करना है। जब कल अपोजिशन ने कहा कि इतनी टेंसी क्यों, आप बैठें इससे बात करें, डिबेट होनी चाहिए थी, सही कह रही हैं, पार्लियामेंट में लाया जाता है ये मामला, और इतनी क्या जल्दी 51 बिल मंजूर हुए हैं कल। बिल्कुल देखिए आप इतनी जल्दबाजी में इस तरह की जो कवानीन आप इतनी जल्दी में क्यों पास कर रहे हैं? आपको किस चीज की जल्दी है? किसने आपको कहा कि आपके पास टाइम नहीं है?
आप चीजों को ले आए पार्लियामेंट में, हो उनको सकता है डिबेट करें, शाइना आप साहिबा, हो डिबेट सकता करें। है यही बात हो जो कि 19 नवंबर भी आने वाली है, जाहिर है बहुत सारी चीज़ें हैं ना देखनी होती हैं, ये भी इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। राणा साहब आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी का भी मौक़िफ़ यही है कि एनआरओ तो दे दिया है कुलभूषण को, लेकिन ईवीएम पर सर क्यों? क्योंकि बहुत सारे ममालिक की मिसाल ये दी गई कि जनाब अगर कुछ मुल्कों में नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो बहुत सारे मुल्कों में है भी, तो आप क्यों नहीं चाहते जदीद दुनिया में दाखिल होना? जी थैंक यू वेरी मच। ईवीएम का मसला है वो सारी दुनिया के सामने आश्कार हो चुका है। वो लोग जो यूज़ करते थे इसको, वहाँ बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात है। इवन अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क जहाँ ये यूज़ होती थी, पिछली दफ़ा भी इस पर बड़े सवाल उठे थे, और जर्मनी जो है वो फिर वापस आ गया है, और इंडिया जो कर रहा है वो 22 साल से कर रहा है। ये एक्चुअली एजेंडा इनका ये नहीं कि कोई कौम के लिए सर्व करें, लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करें, अपनी इंतज़ामी सलाहियतों को बेहतर करें, अपनी इकानमी की बेहतर करें, महंगाई को कम करें। इनका एक फ़ोकस है कि हमने आगे फिर इक़्तिदार पे कब्ज़ा कैसे करना है। उसके लिए ये अब समझते हैं कि अब अच्छा नहीं, लोग इसमें तो राणा साहब मैं इनके यही बात खिलाफ। जानना चाह रहा हूँ आपसे भी, और दीगर जो मौजूद मेहमान हैं उनसे भी। आप पहले जवाब दे दीजिए, ये क्यों लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से क्या खान साहब ही जीतेंगे, बाकी क्यों लोग क्यों नहीं जीत सकते इस मशीन में? से क्या होगा कि जिसकी वजह से लगता है कि जी वोट सारे पड़ेंगे तो पीटीआई को पड़ेंगे, नहीं, नहीं, या बिल्कुल इसका सही आप बटन कह रहे हैं, कोई किसी के हाथ किसी में समझ रहे हैं आप? मैं हाँ, यही तो सवाल है कि जो अवाम का जो हक है वोट देने का, वो खत्म हो जाएगा, जिसको चाहेंगे उसको जिता देंगे। ये तो, हम कहते तो हैं सर ये कि मशीन के जरिए ही हो रहा है, वैसे नहीं होता? नहीं, मशीन के लिए और आसानी से हो जाएगा ना। अच्छा, अब देखें ना, जो अब दूसरी तरफ ये है, तो जो हालात है मुल्क में लोगों के सामने है। अब इनके पास जिस तरह की हुकूमत है कि ये तो अपना इजलास भी नहीं बुला सकती, उसके लिए भी उनकी मदद लेनी पड़ी है। जिस तरह वो अराकीन को लाए हैं, और जिस तरह ये इजलास हुआ है, और जिस तरह ये बिल पास किए हैं, बड़ी शर्मनाक बात है पूरी लेकिन राणा दुनिया के साहब ये भी सामने। तो है, एक वरना तरफ क्या तो ये आप ही लोग कहते थे अभी कुछ दिन पहले तक सर, एक हफ्ता पहले तक, कि एक पेज तो कभी का फट चुका, पुर्जे पुर्जे हो चुका सर, फिर ये सारे लोग आ भी गए, इत्तेहादी भी मान गए सर, पेज क्या दोबारा जुड़ गया? देखिए हमारा तो ये मसला ही नहीं, हम तो हमारा तो एक ही मौक़िफ़ है कि हर अदारे को अपने डोमेन में रहना चाहिए, अपना-अपना काम करना चाहिए, वोट को इज़्ज़त होनी चाहिए। ये मियाँ नवाज़ शरीफ का मौक़िफ़ है, हम तो इस लफड़े में पड़ते ही नहीं। ये मीडिया ने उठाया, ये खुद ही ज़ाहिर होता है। लेकिन यहाँ फिर साबित हो गया कि नहीं, वो उन्होंने इनकी मदद की, और जिस तरह मेरी बहन कह रही थी कि खान साहब की अपनी तो सोच नहीं है, ये तो एजेंडा है जिस पर ये काम कर रहे हैं। तो ये पेज वाली बात, ये चाहे 1 पेज पे हो, 2 पेज पे हो, अवाम ने ये देखना है ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं। इनके आवाम के वादे लिए सर ये कुछ नहीं कर हो रहा, ये बात तो दुरुस्त है। अब्दुल्ला गुल साहब क्या अच्छा, कहेंगे इस अभी पर देखिए आप? ना, देखिए मैं ये अर्ज़ आप करूँगा ईवीएम का कि ताल्लुक है अभी कि कल ईवीएम के ऊपर अभी कहा गया, भारत के अंदर इसको एडॉप्ट करने में तकरीबन 25 साल का अरसा लग गया, और अभी भी जो पाकिस्तान है उसके अंदर तकरीबन इसको अगर आप फुल स्विंग के ऊपर भी लाएंगे तो इसको तकरीबन आपको कुछ ना कुछ अगर ना भी करते हुए 5 साल का अरसा दरकार है। 14 इसके मराइल हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने बता दिए हैं, जिन 14 मराइल से गुजरना पड़ेगा। इसलिए ये कोई पीस ऑफ केक नहीं है। बाय 23 इलेक्शन मेरा ख्याल है कि शायद चंद शहरों की हद तक तो शायद इसके ऊपर कुछ ना कुछ कारकर्दगी सामने आ जाए, लेकिन अभी बहुत सारे इश्क के इम्तिहान हैं, अदालत के इम्तिहान हैं, दीगर इम्तिहानात हैं। मसला यह है कि पिछले 3 साल के अंदर कोई हुकूमत का ऐसा कारनामा सामने नहीं आ रहा जिसके ऊपर सीना ठोंक के जो है वो बोला जा सके कि भाई वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छा काम हुआ। सर इसी ओवरसीज तो ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक दिया है, वो कह रहे हैं जी इससे बड़ा काम क्या हो सकता है, 90 लाख लोग। फैसला तो ये देखने वाला है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को पहले इसी का आइन साज असेंबली ने हक क्यों नहीं दिया था, इसके मुहर्रिकात में जाना बहुत जरूरी है। दूसरा इसके अंदर जो अहम नुक्ता है वो ये है कि अभी आप खुद भी और हमारे जितने भी नाजरीन हैं वो जाते होंगे बैंक वगैरह में और कभी सिम लेने के लिए, तो आपको 3-3 दफा 4-4 दफा जो है वो अपना थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ता है। बिल्कुल। तो जहां इतना आला किस्म का निजाम हो पूरे पाकिस्तान में बिजली प्राप्त करना, और क्योंकि ये ईवीएम जो है बगैर बिजली के तो चलती नहीं है, तो बहुत सारे इसके अंदर मैंने कहा कि इश्क के इम्तिहानात हैं। सर बहरहाल बिजली के हवाले से ये सवाल था, इस पे गवर्नमेंट की तरफ से जवाब दिया वफाकी वजीर इत्तलात ने कि जनाब ये बैटरी से चलती है, वो जो कुछ इलाकों में बिजली नहीं है जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं, तो कहते हैं बैटरी से चलती है, इतना मसला नहीं होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी ने भी कहा है कि इट विल टेक टाइम,
कि वो ईवीएम्स को प्रोड्यूस करने में उनका वक्त लगेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये तो अपनी जगह, लेकिन हम कुलभूषण के ऊपर जरूर बात करना चाहेंगे, क्योंकि कुलभूषण का जो मामला है वो बड़ा संगीन मामला है। ये ठीक है कि अफगानिस्तान की भी एक मिसाल है और उन्होंने बड़ी हैवी प्राइस पे की, नॉर्थ कोरिया की भी एक मिसाल है मौजूद, और इसी तरीके से जो दीगर सिग्नेटरीज हैं जाहिर है इस सारी ट्रीटी के अंदर। मैं एक सवाल यहाँ डॉक्टर साहब से जरूर पूछना चाहूंगा, माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा मुतालिया है, और अभिनंदन को जब हमने रिहा किया था तो हमारे फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा गया था प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कि हम इसलिए रिहा कर रहे हैं क्योंकि जेनीवा कन्वेंशन ऑन वॉरफेयर के मुताबिक इसको रिहा करना है। जेनीवा कन्वेंशन ऑन वॉरफेयर जो है कहीं 71 की जंग से पहले तो नहीं आया था, कहीं 1964 में तो नहीं लागू हुआ था, तो फिर वो जो हमारे जो सोल्जर्स थे जो 90,000 थे उनको क्यों जो है वो पाबंदे सलासल रखा गया, और क्या वहां जेनीवा कन्वेंशन ऑन वॉरफेयर एप्लीकेबल नहीं था? जेनीवा कन्वेंशन ऑन वॉरफेयर के लिए जरूरी था कि भारत पहले जंग का ऐलान करता, उसके बाद जेनीवा कन्वेंशन ऑन वॉरफेयर अभिनंदन के ऊपर लागू होता। मसला यह है कि जेनीवा कन्वेंशन ऑन वॉरफेयर तो तब लागू होता, लेकिन वॉर का तो ऐलान हुआ ही नहीं, वो बाला बाला हमसे ले गए बंदा। और अभी भी कुलभूषण का मामला यह है कि जब सुरबजीत सिंह का वाकया हुआ, जो कश्मीर सिंह का वाकया हुआ, तो उस टाइम पे जब वो भारत वापस पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने भारत माता के लिए दहशतगर्दी की थी पाकिस्तान में। जी जी, बिल्कुल तस्लीम किया उन्होंने, बिल्कुल तस्लीम किया। हाँ, और दोबारा मौका मिला तो हम फिर करेंगे, और भारत ने उनको वार्म वेलकम दिया और उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सिपाही मकबूल हुसैन क्या इसी सारे के अंदर नहीं आता था एम्बेट में कि ये कितना अरसा रहा, जबान तक काट दी गई जिसकी, बिल्कुल जबान काट के फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद अपने खून से लिखा। तो मसला ये है कि जहां जब मामलात जब मुल्कों की इज्जत और नहीं, लेकिन अब्दुल्ला साहब इस पे आप जहां सर इतने खुल की बात कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा इस पे भी बताइए ना, जिस तरह ये दोनों मेरे मौजूद मेहमान कह रहे हैं सियासी जमात से, एक नून लीग और शाहीना पीपल्स पार्टी, वो कह रही है जी ये जल्दी थी इनको बहुत, और दूसरा ये मामलात कहीं और से चलाए जा रहे हैं। तो सर क्या प्रेशर होता है, और एक तरफ आप जो बात कर रहे हैं वो भी दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरफ अगर ये मान लें कि कहीं और से चलाए जा रहे हैं तो सर फिर उनको भी वतन पहले होना चाहिए, पाकिस्तान पहले होना चाहिए, और पाकिस्तान पहले होना चाहिए का मतलब ये है कि फिर ये जो मामला जिस तरह किए गए हैं इसका मतलब है कि वो वसीतर मफाद में देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को। मैं गुजारिश कर दूं, मैं क्योंकि इशारों कनाइयों में बात करने का आदी नहीं हूँ, दो टोक अल्फाज में बात करता हूँ। आईएसआई के पॉलिटिकल सेल की बात हो रही है। आईएसआई के अंदर पॉलिटिकल सेल जो था वो भुट्टो साहब के दौर में एक्टिव हो सर, वो दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन अंदर उसके बाद से पीपल्स पार्टी सुन ले ना, मेरी गुजारिश सुन ले। उसके बाद 3 हुकूमतें पीपल्स पार्टी की आई, 3 हुकूमतें जो है वो मुस्लिम लीग, और अभी जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत आई। क्या इन्होंने वो पॉलिटिकल सेल बंद कर दिया? और अगर नहीं बंद किया तो ये सवाल तो फिर इनसे बनता है। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि सवाल ये भी तो बनता है ये बंद कर भी सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये मत कहें कि नहीं कर सकते, और ये काम आईएसआई करना नहीं चाहती, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से इल्म है। लेकिन क्योंकि उनके चार्टर के अंदर बाकायदा सदारती हुक्मनामे से ये दिया हुआ है, इसलिए वो काम करें तो बुरे, ना करें तो तब जो है वो गलत। सर किसी ने अंडर में करने की कोशिश भी की थी। छोटा सा ब्रेक ले लूं, ये बड़ी अहम बात जो कर रहे हैं सर आप, बात यही है कि फिर मुल्क कौम के वसीतर मफाद में भी हम ज्यादा बातें नहीं करते। हम चाहते हैं कि ये जो ईवीएम वाला मामला है इस पर मैं आऊँ दोबारा और आप चारा हजरात के सामने चीजें रखूं कि अब होगा क्या, क्योंकि ठप्पा माफिया को हर जगह धांधली नजर आती है। फारूक हबीब साहब जैसे लोग जो सामने आते हैं, फिर तहरीक इंसाफ के बारे में आज ये कहा गया, आजम सवादी साहब ने ये कहा तहरीक इंसाफ ने सियासत का वर्ल्ड कप जीत लिया है। और किस तरह जीत लिया वो कहते हैं ये हमारी कामयाबी है। जॉइंट सेशन बुलाया, सारे लोग आ गए और हमने तमाम जो चाहते थे वो बिल रखे और मंजूर भी हो गए। अब मैं कहता हूँ पीडीएम वालों से कि छुपे हुए क्यों हैं, अदम एतमाद की बहुत बातें कर रहे थे तो लाएं अदम एतमाद। शाइना से भी पूछूंगा मैं कि आप क्यों नहीं ला रहे अदम एतमाद, नून लीग क्यों पीछे हट गए, राना साहब इसके बारे में बेहतर बता सकेंगे। छोटा ब्रेक ले, नाज़रीन ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू का आगाज यहीं से करेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अल खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। शाहीना, आपसे जानना चाहूँगा कि आप ख़ास तौर पर जब उन्होंने कहा है आजम सवादी साहब ने आज के तहरीक इंसाफ सियासत का वर्ल्ड कप जीत चुकी, पीडीएम वाले छुपते फिर रहे हैं, अब लाएं अदम एतमाद, अब क्यों आप लोग खामोश हैं? और राना साहब आपसे भी ये सवाल है दोनों से कि
अदम एतमाद पहले बड़ा कहा जा रहा था कि अदम एतमाद आएगा, जिस तरह तब्दीली आ गई बलूचिस्तान और तब्दीली रुकेगी नहीं, अब पंजाब तक पहुंचेगी, पंजाब के बाद सेनेट और फिर कौमी असम्बली गालबन यही इस तरह की कोई बात थी। अब क्यों खामोशी है जनाब? शाहीना पहले आप बता दीजिए। जी देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई खामोशी नहीं है। जब अपोजिशन मुत्तहिद है, एक पेज पर है, और जब लगेगा कि इस प्राइम मिनिस्टर पे अदम एतमाद लेके आना है तो अपोजिशन साथ मिल के करेगी। अपोजिशन इनकी तरह डरा हुआ नहीं है कि तेजी के साथ जो है ना बैठ के फैसले करे, जिस तरह ये लोग बिल पास करते हुए इतनी तेजी दिखाते हैं। अपोजिशन हर कदम सोच समझ के उठाता है और अपोजिशन हर कदम मुल्क की मफाद को देखते हुए उठाता है कि इसके अंदर हमारे मुल्क को कोई नुकसान ना हो। हम इनकी तरह हैमकों की दुनिया में नहीं रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन की जितनी भी पार्टियां जो साथ हैं इस टाइम पार्लियामेंट के अंदर, वो मिलकर मशावरत के साथ चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जा नहीं रहे तो हैं। शाहीना इसमें यही अब ये बात है, नहीं ठीक है, देखिए, ये बात यही मैं ये बात जानना है चाह रहा हूँ मेरे आपसे बिल्कुल कि यही अब बात जिस है। तरह कल देखिए आप तादी भी साथ है, गवर्नमेंट के कुछ नंबर भी पूरे हैं, members- तो फिर अदम एतमाद किस तरह लाएंगे आप लोग? देखें, कल कुछ मेंबर्स जो है जो इत्यादि थे ना गवर्नमेंट के, वो भी जबरदस्ती आए थे, बकौल उनके वो आए नहीं, लाए गए हैं। ठीक है, इतनी प्रेशर, पता नहीं इनकी मीटिंगों में क्या अंदरूनी क्या कहानी। नहीं, अगर आए नहीं इनको और नहीं लाए गए भी आना शाहीना, था। तो आप जब भी तो अदम एतमाद लाने जिनको की कोशिश नहीं करेंगे तो आना फिर था, किस तरह? वो आपके पास तो नंबर पूरे है ही नहीं, आप लोग भी तो कहीं से तोड़ जोड़ करेंगे। देंगे, जोड़ तोड़ नहीं, हमारे नंबर भी पूरे होंगे। मैंने आपको कहा ना, तोड़ जोड़ किए बगैर कैसे पूरे होंगे? कल भी आपके 14-15 लोग गैर हाजिर रहे, अब किसी के दबाव में थे या वाकई कोई मसला था जिसकी वजह से नहीं आए? वो देखिए, कोई दबाव में नहीं थे, कोई मसला होगा इसलिए नहीं आए। इससे पहले भी कौमी असेंबली का जो इजलास था उसमें आपने देखा अपोजिशन का क्या रोल रहा है। अपोजिशन एक ही पेज पर है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। हम इनकी तरह चलिए, नहीं अपोजिशन हैं भी एक जो ये पेज लोग पर कर- है, हुकूमत भी एक पेज पर है, तो फिर मामला इस तरह चलेगा, 5 साल पूरे होंगे। राणा साहब जी जी सर क्या ये कहेंगे? मैं अपोजिशन भी एक पेज पर है, गवर्नमेंट भी किसी के साथ एक पेज पर है, तो फिर सर इस तरह होगा, फिर तो अगले इलेक्शन का इंतजार करें। नहीं, मैं अर्ज करूंगा। पहली बात ये कि अदम इत्माद जो है ना, एक हमारा जमहूरी हक है। हमारा इसमें मौक़िफ़ ये है कि जब आपको अपना हक आज़ादी से इस्तेमाल ही नहीं करने दिया जाता, उसका फ़ायदा क्या है? मसलन मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। सेनेट इलेक्शन में हमारे पास वाज़ेह अक्सरियत थी और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारे उम्मीदवार थे। जिस तरह उनको हराया गया पूरी कौम ने तो देखा। सर जिस तरह जितवाया अभी गया वही पूरी कौम ने देखा सर। ठीक है, हेलो सर जिस तरह जितवाया गया वही जी जी कौम ने बिल्कुल, देख लिया। जी जी वो भी पूरी कौम ने देखा। बिल्कुल, हम ये कहते हैं कि उस अदम इत्माद का फायदा क्या कि जब लोगों को अपना जो वोट है इस्तेमाल करने न दिया जाए और धांधली या जबर से जिस तरह इस इजलास में लोगों को लाया जाता है, यही हमारा मौक़िफ़ है कि जब तक अदारे अपने अपनी डोमेन में नहीं जाएंगे, अगर फौज है उसका अपना किरदार है, वो मुल्क की हिफाजत करिए, अदलिया जब तक इंसाफ नहीं देगी। सर ये क्यों ये हर आपका बात का निज़ाम मलबा डाल देते हैं सर इदारों पे? क्या इमरान खान साहब में वो कशिश नहीं है कि अपने इत्तेहादियों को साथ रख सकें? सर कुछ ना कुछ ऑफर किया होगा इमरान खान साहब ने, जिस तरह एमक्यूएम वाले कह रहे हैं कि हमें तो यूनिवर्सिटी हैदराबाद में दे रहे हैं बना के, कराची के लिए पैकेज दे रहे हैं इसलिए हम तो साथ आ गए। काफ लीग को कहा गया है कि और शायद वजारत दे रहे हैं उनको, तो इस तरह बाकी लोगों को मना लिया सर उन्होंने। देखें, इत्तेहादी उनकी तो अपने जो होता है ना, उन्होंने अपने मुतालबात पूरे करवाने होते हैं। लेकिन इमरान खान में कोई सलाहियत, आप 10 दिन पहले के आपने देख लें जो मुल्क में हो रहा था, कोई इससे खुश, आज भी कोई खुश नहीं है। लाने वाले फिर इकट्ठा कर देते हैं। जब तक ये इकट्ठा करने वाले लोग वापस नहीं जाएंगे, ये हमें और जद्दोजहद करनी पड़ेगी और अल्टीमेटली पूरी कौम को मियां नवाज शरीफ के बयानिए की तरफ आना पड़ेगा। ये देखें, ये सर जमहूरियत कौम आ जाएगी या नवाज शरीफ हम की तरफ। सर कौम तो आ जाएगी नवाज शरीफ साहब की तरफ, नवाज शरीफ साहब भी तो कौम की तरफ आ जाए वापस सर। इंशाल्लाह कौम के साथ हैं वो, और अभी तक वही खड़े हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो बहुत जल्द इधर होंगे। उन्होंने फैसला कर लिया, कुर्बानी दे रहे हैं वो, और उन्हें कुर्बानी देनी है। ओवरसीज पे सर खुश तो है ना आप लोग? मैं ओवरसीज का जो इख्तियार मिल गया है, खान साहब जो बिल लेकर आए कल पास हो गया, वो भी उस पर तो खुश हैं आपके? वोट का हक मिल गया उनको? किनको जी? ओवरसीज पाकिस्तानियों को।
देखें, इसमें आपको आइन आइन को भी देखना पड़ेगा, और ये जो है ना बड़ा मुबम सा इन्होंने किया है, ये पॉसिबल ही नहीं है जिस तरह कह रहे हैं। होना चाहिए अगर हो, उसका एक तरीकाकार होता है। आप भी जिस तरह कह रहे हैं, आइन तो ये कहता है कि जिस बंदे ने पाकिस्तान को दूसरी शहरियत ले ली है, वो उसका वोट का हक खत्म हो जाता है, आपको आइन में सर तरमीम करना दोहरी पड़ेगा। शहरियत वाले तो ये यहाँ ऐसे काम असेंबलियों में बैठे हुए हैं सर, सेनेट में बैठे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि आप इसको अब नीयत पे भी देखना होता है ना, आपकी नीयत क्या है कि ठीक है ईवीएम ले आनी है, चेयरमैन नादरा अपना होना चाहिए, आईएसआई चीफ अपना होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का जज अपना होना चाहिए, और ओवरसीज के वोट हमारी पॉकेट में होने चाहिए कि जहां हम इस्तेमाल कर सकें। जब आपकी नीयत ये है तो फिर कौन इनको सपोर्ट मतलब ये करेगा? इसका मतलब इन वो चीजों एक पे जोर है, कारकर्दगी पे जोर नहीं है, अवामी जो इश्यूज हैं उन पर जोर नहीं है। डॉक्टर साहब आप भी ये समझते हैं कि यही जो बात कर रहे हैं राणा साहब के, वाकई कारकर्दगी पे जोर नहीं है, अवामी इश्यूज पे जोर नहीं है, ये तो अगले टर्म के लिए सब कुछ किया जा रहा है, ईवीएम कर लें, या शायद किसका प्रेशर था कलभूषण के हवाले से या ईवीएम के हवाले से भी क्यों किया गया, बटन किसी और के हाथ में देना है। सर इन तमाम बातों से आप भी मुत्तफिक हैं? देखिए, मैं तो इसके दो रुख इसके बयान कर सकता हूँ। जाहिर है जो सियासतदान हैं वो अपने सियासी अंदाज में इसको बयान करेंगे, मैं तो एक तजिया निगार हूँ और मैं तजिया इसका कर सकता हूँ। देखिए, साइंस को हम सियासत से शिकस्त नहीं दे सकते। हमने कोशिश की कोरोना को भी हम सियासत से शिकस्त दे सकें, हम नहीं दे सके उसको। उसके लिए साइंटिफिक तरीक़ाकार ही अख्तियार करना पड़ा। ये बात दुरुस्त है कि हमें मशीनों का सहारा लेना पड़ेगा। पाकिस्तान इस वक्त, और मैं आ रहा हूँ, इस वक्त ईवीएम जिस अंदाज में उसको बिल पास कराया गया है, वो जाहिर है मुझे ऐसे आदमियों से इतफाक नहीं करते। मैं आता हूँ उस बात पर कि उसको किस तरह होना चाहिए था। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ इस वक्त कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी इस वक्त हमारी दुश्वारी और प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो समाजत हो, चाहे वो हमारे ब्यूरोक्रेसी के मैकेनिज्म हो। इस वक्त हम अपने ब्यूरोक्रेसी में 21वीं सदी की, यानी वी आर ट्राइंग टू फाइट और वी आर ट्राइंग टू मीट द चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी with the tools of 19th century। अगर ऐसा है तो जाहिर है उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो ईवीएम या किसी किस्म की मशीन का इस्तेमाल बहुत जरूरी है मौजूदा 21वीं सदी और उसको आगे ले जाने के लिए। अब रहा सवाल कि जिस अंदाज में इस ईवीएम को, मैं इत्तेफाक करता हूँ इलेक्शन कमीशन से जो उन्होंने 37 पॉइंट्स निकाले हैं, उसमें से बेशतर वो पॉइंट हैं जो कि इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, उसको दुरुस्तगी की जा सकती थी। लेकिन इसका दूसरा पहलू ले लें, मैं अक़वाम मुत्तहिदा में भी मैंने काफ़ी अरसे तक अपने फ़राइज़ की सरंजाम मैंने दिया है और मुख्तलिफ ममालिक में दिया है। हमने इलेक्शन भी कराए हैं अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से। हम पहले उसको ग्रास रूट लेवल से लेकर और हर लेवल पर पहले हम उसको ट्रायल रन करते थे, जिस तरह अब्दुल्ला साहब भी फरमा रहे थे कि इंडिया ने 20 साल लिया तो हमें कम से कम ट्रायल में लगाने चाहिए थे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हमारा निजाम जिस तरह कि अब हम बड़ी लेटेस्ट दावे करते हैं नादरा के भी, और जो बैंकिंग सिस्टम भी आ गया है, हर दूसरे दिन बैंकिंग सिस्टम बैठा होता है, एफबीआर का सिस्टम बैठा होता है आपका हर आने वाले दिन। तो उस सूरत में अगर ये बैठ गया तो हमारे पाकिस्तान के लोगों की मुकद्दर बैठ जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात आरटीएस वाला मामला भी सर सामने रखें। जी आरटीएस बैठ गया जी था। जी, वो मैंने देखा कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ये बात दुरुस्त है आपकी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, ट्रस्ट का फुकदान है, जो कि हमारी लीडरशिप ने खुद अपने हालात, अपने जो किरदार और अपने अफकार की वजह से बहुत ज्यादा, जिसमें तमाम ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है, उसकी वजह से ट्रस्ट का भी फुकदान है। जब हम एक आम मामलात में चीजों को दुरुस्त तरीके से रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते, तो ये तो बहुत सेंसिटिव मामला है। इलेक्शन में तो हमेशा कुछ न कुछ धांधली होती रही है, और इसमें अगर लोगों का कॉन्फिडेंस, देखिए कल हमारे मुल्क के जो बड़ी पार्टीज हैं उन्होंने ट्रस्ट का इजहार नहीं किया इस पर, बल्कि बिलावल भुट्टो ने तो कह दिया कि अब से हम इलेक्शन को नहीं मानते। उन्होंने साफ तो कह दिया। जिस मुल्क में इलेक्शन प्रोसेस को बिल पास होने के साथ नहीं माना जाता है, उस मुल्क में आप इलेक्शन कराएंगे तो क्या दुर्गत बनेगी? एतमाद में लेना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब अब्दुल्ला साहब आप भी ये समझते हैं कि एतमाद में लिया जाना चाहिए था अपोजिशन जमातों को? जाहिर बड़ी जमात है पाकिस्तान की, दोनों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून भी। देखिए, जहां तक ताल्लुक है ये सारी बातों का, सिंध के अंदर जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और सिंध एक अहम जो है वो सूबा है और सिंध कार्ड हमेशा खेला गया। तो आप ये बताइए कि अगर वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे
तो फिर आप कैसे चीजों को जस्टिफाई करेंगे? और पंजाब के अंदर ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत मजबूत हैसियत रखती है, तो आप उनको बाईपास करके जब आप एक बुलडोज करेंगे चीजों को, तो उसके फिर रिpercussions होते हैं जो कि आपको पे करने पड़ेंगे। दूसरा यह है कि क्या अगर सारी सीटें ही किसी भी एक हुकूमत को दे दी जाएं, तो ये बता दें, ये सारे मुअज़्ज़िज़ शुरका बैठे हैं, तो फिर ये निज़ाम सही चल पड़ेगा? दिल पे हाथ रख के बता दें, आपको अंदाजा हो जाएगा मेरी बात का। बिल्कुल। असल मसला हमारे कुछ और हैं। और फिर जहाँ तक ताल्लुक है, ये बहुत अच्छा है कि 51 बिल एक दिन के अंदर पास हुए। क्या गरीबों के लिए भी कोई बिल पास हुआ? क्या ये सोचा गया कि स्टेट बैंक के गवर्नर जो हैं, उनका कारपोरेशन, काम है कि बिल्कुल। वो आपके नेशनल असेंबली, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके प्रेसिडेंट के नीचे नहीं आते, आपके अदालत के नीचे नहीं आते? यानी कि अब जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है वो हमें डिक्टेट क्या, हमारे ऊपर बंदे लगा रहे हैं। ये एब्सोल्युटली नॉट नहीं बल्कि एब्सोल्युटली सरेंडर की पॉलिसी है। दूसरी बात यह है कि जिस मुल्क का आर्मी का सरबराह, जिस न्यूक्लियर आर्मी का सरबराह जो है, वो भी वजीर आजम के नीचे आए, सदर के नीचे आए, पार्लियामान के आपके जवाबदेह हो, वो आ सकता है, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक नहीं होता। ये क्या हो रहा है आप देखेंगे बहुत जल्द। अभी इसराइल के हवाले से आपको बहुत सारी बातें मिलेगी कि उसको तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें मुआशी फायदा है। जाहिर है जहां बिल्कुल सर, ये दो जो बातें आपने कर दी, एक तो आपके वालिद हाँ, साहब ने बिल्कुल मुआशी अल्लाह ताला फायदा जनरल से तो फरमाया, वो देखिए, कहा करते थे, एक हकीम सईद साहब भी यही बात कहा करते थे, दोनों ने ये बात की है। जहां और मुआशी फायदा हो तो वहां मईशत के ऊपर आपको बिल्कुल अपना न्यूक्लियर भी बेच देना चाहिए, क्योंकि रोटी अच्छी या न्यूक्लियर अच्छा तो जिन लोगों ने मुल्कों ने बनाए हैं वो भी यकीनन बंद कर देंगे। ये हम सारे जो मिस्टर गुडी जो बनना चाहते हैं, ये हम क्यों कुरान से ये नहीं मानते कि यहूदो नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, या तो कह दें कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हम है नहीं। देखिए यहाँ जहां नेशनलिज्म की बात आती है, countries they do pay price for their honor, for their dignity, for their अपनी जात को जो ताकि क्या कायद ने कहा था कि we shall burn in our own stew, but we shall be able to call our souls our own। हम अपने ही उसके अंदर जल जाएंगे, लेकिन अपनी रूह को अपना कह सकेंगे। खुदा के लिए कि हमियत गई नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से। पाक कौमें बेगैरती से बेहमियत होकर मर जाया करती हैं, भूख प्यास से दुनिया में कोई कौम नहीं मरी। ये एक हकीकत है, ये रियलिटी है। निजाम, जी जी बिल्कुल, निजाम सर, सबसे तो निजाम तब्दीली की बात होगी नहीं तो बिल्कुल सर, लेकिन अगर ये बात मान लें हम कि ये सारे फैसले खान साहब नहीं कहीं और से हो रहे हैं, तो सर फिर क्या कहेंगे? उन्होंने उन्होंने सब कुछ करना होता है पाकिस्तान में, वही अगर कलभूषण को छोड़ना चाह रहे हैं, वही अगर चाह रहे हैं कि मशीन आ जाए, वो ये सारी चीजें चाह रहे हैं, तो फिर तो सर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। नहीं 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 सर, नहीं, मैं सॉरी, मैं इसका फिर इमरान खान को तो ब्लेम नहीं दे सकते हम। मैं बिल्कुल, मैं आपको इसका जस्टिफाइड रीजन दूंगा। जब आर्मी चीफ का एक फैसला हुआ डीजीआई के मामले पे, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट फैसला था, और जाहिर है आर्मी के अंदर इस किस्म की इंटरवेंशन पहले कभी नहीं हुई थी। उस टाइम पे तो इमरान खान ने स्टैंड लिया था। ये अब क्यों नहीं स्टैंड ले सकते? क्या बात कर रहे हैं? इमरान खान साहब ने उस टाइम पे क्यों नहीं स्टैंड लिया कि मुझे काबीना के अंदर ये गंदे अंडे नहीं चाहिए, क्योंकि ये पीटीआई की आइडियोलॉजी से मुत्तफिक नहीं है? इमरान खान साहब ने उस टाइम पे स्टैंड क्यों नहीं लिया जब आपको अभिनंदन को छोड़ना था? इमरान खान साहब ने उस टाइम पे स्टैंड क्यों नहीं लिया जब गवर्नर स्टेट बैंक लगाए जा रहे थे? इमरान खान साहब ने उस टाइम पे स्टैंड क्यों नहीं लिया जब हमारी फॉरेन पॉलिसी जो थी वो फॉरेनर्स पॉलिसी बन के जा चुकी थी? खुदा के लिए, इस पाकिस्तान ने बेहतरीन परफॉर्म किया है, इसको मायूसियों के अंदर न धकेलें। तो सर जिस तरह आप कह रहे हैं अब्दुल्ला गुल साहब, स्टैंड तो वहां भी नहीं लिया, वही नाम है, उन्होंने संभालना है 19 को भी सर, वही नाम है, उन्होंने संभालना है, सिर्फ टाइम ये कह लें कि जी 10-20 दिन ऊपर ले ली उन्होंने। और नहीं, आप देखेंगे 20 नवंबर के बाद बहुत सारी तब्दीलियां आ जाएंगी। तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ चुकी है 20 तब्दीली आ नवंबर। चुकी, चले जी इस पर पूछ लेते हैं। शाहीना, आप ये समझती हैं कि 20 तारीख के बाद बहुत कुछ तब्दील होगा और अपोजिशन की जानिब से हम देखेंगे कि सड़कों पर आकर एहतजाज होगा इन तमाम चीजों के खिलाफ? इंशाअल्लाह बिल्कुल क्यों नहीं होगा। देखिए, हमारे भाई सीनियर तजज़ियाकार हैं, जिस तरह से उसने बात की है, उसके सारे पॉइंट जो हैं वो अपनी जगह पर बजाय हैं। देखिए, इस असेंबली के अंदर इतने सारे बिल लाए गए, लेकिन गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं कहा गया। इस मुल्क को बेहतर तरीके से चलाने के लिए कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ और सिर्फ असेंबली में एक प्लानिंग की गई
कि अगला इलेक्शन में इनको कैसे दोबारा पार्लियामेंट में आके बैठना है। इन्होंने अपनी कुर्सी नहीं छोड़नी है। भाई सारा कुछ हो रहा है शाइना, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? ये अगर ठीक है जी, कंट्रोल किया जा रहा है सब कुछ। अभी से चेयरमैन साहब ने भी सख्त अल्फाजों में कहा है कि अगर इस तरह से इलेक्शन हुए तो अभी से हम अगले इलेक्शन को नहीं मानते हैं। अच्छा, इलेक्शन फिर ये ना हो ना कि आप लोग तो 2018 का इलेक्शन भी नहीं मान रहे थे, सिंध में हुकूमत आ गई तो खामोशी इख्तियार कर ले। ये ना हो कि 2023 में भी सिंध में हुकूमत हो आपकी और आप खामोश हो जाएं कि जी ठीक है सिंध हमारे पास है, बाकी देखा जाएगा। उस टाइम की चीजें अलग थी। अभी आप एकदम से इलेक्ट्रॉनिक जो है ना मशीन, आप ईवीएम जो है ना अनाउंस कर चुके हैं, आप बिल ला चुके हैं, आपने अपोजिशन से नहीं पूछा, आपने इलेक्शन कमीशन को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया, आपने सारी चीजों को बिल्डोज करके बस एक चीज आपको लाके मुसल्लत करनी है। तो अपोजिशन जो है पहले भी सड़कों पर आई है महंगाई के खिलाफ, अब इस मुल्क के अंदर इदारे भी महफूज नहीं है, इसके खिलाफ भी अपोजिशन रोडों पर जरूर आएगी। शाहरुख राणा साहब, आप भी ये समझते हैं जो कह रही हैं शाहीना शेर अली? मैं पहले तो आपकी इस बात का जवाब पहले कि मैं समझता हूँ कि हमारी ये बदकिस्मती रही है कि क़याम पाकिस्तान के बाद जमहूरियत को मौका नहीं मिला पनपने का। अगर कोई जमहूरी हुकूमत आई भी है 2 साल, फिर 10 साल मार्शल फिर को आई है 10 साल मार्शल, जब तक आपके अदारे सर उनको भी तो आप ही लोग बुलाते हैं सर, खुद से तो नहीं आते। मैं कर्ज करता हूँ। दूसरी बात ये कि अगर ये कहते हैं कि हम चुप करके बैठ जाएंगे, ऐसी बात नहीं। अब अगर कोई सियासी जमात चुप करके बैठेगी तो वो खत्म हो जाएगी। लोगों में गैज़ो गजब है, लोग बाहर निकलने को तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि ये जो सोच रहे हैं ये ऐसे होगा नहीं। ये जहां जहां अपने मोरे बिठाते जाएं, ये मोरे इधर रहेंगे नहीं। तब्दीली वाकई आ चुकी है। अब लोगों का जीना मुश्किल है, लोगों में शऊर भी है और लोग समझ चुके हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। इस वक्त मुल्क की सलामती का मसला है। आपने स्टेट बैंक जैसा ये बात कर रहे थे मेरे भाई, दुरुस्त बात फरमा सबसे रहे थे। अहम बिल ही स्टेट बैंक था सर, देखा जाए तो सबसे अहम बिल ही वो था जो खामोशी से पास कराया गया है। और जिस तरह बात कर रहे थे अब्दुल्ला गुल भाई भी और डॉक्टर साहब भी कि जो कौमी हमियत है, जो गैरत है, जो खुददारी है, ये क्या स्टेट बैंक क्यों आजाद हो गया सर? किसी के अंडर में नहीं आता। आर्मी चीफ आपके अंडर में, आईएसआई आपके अंडर में, सारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आपके अंडर में, लेकिन वो नहीं है। बस ये हमारी बदकिस्मती है और ये समझ आ गया लोगों को। और दूसरा ये अंदाज जो है, ये जमहूरियत में ऐसे नहीं होता। आप अपने बिल पेश करते हैं। अब दूसरी बात मैं ये अर्ज करूंगा, ईवीएम में भाई आप ये कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि साइंसी इतलाक होना चाहिए। नहीं, लेकिन बात ये है कि मुल्क के लिए हो रहा है तो सारी जमातों को इत्मीनान मिले, अगर उसकी खामियां हैं वो दूर हो जाए। इस तरह अगर आप बलडोज करेंगे तो ऐसे ही होगा जो हो रहा है और फिर वो हमारी बात सच साबित हो जाएगी। सड़कों पर लोग आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान खान साहब आपका भी, वक्त की किल्लत है। राना अब्दुल साहब आपका, शाहीना शेर अली, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने कोशिश की कि दोनों मौजू बहुत अहम थे आपके सामने रखे और मेरे मौजूद मेहमानों की जो भी राय है वो भी आपके सामने आ गई। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।